नमस्ते दोस्तों। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में एपीएस एनरोलमेंट 2025 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ए टू जेड जानकारी देंगे। देखिए डेट क्या होने वाला है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, सिलेक्शन के लिए जो फॉर्म होंगे वो कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, फॉर्म कहां पर सबमिट करना पड़ेगा, एक बार जब आप इनरोलमेंट कर लेते हैं तो कब तक आपको सर्विस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो आर्मी भर्ती स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये केवल डाक विभाग के परमानेंट कर्मचारियों के लिए है। जब मैं परमानेंट कर्मचारी बोलूंगा तो आपको ध्यान आना चाहिए कि उस पर जीडीएस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कौन आएगा, एमटीएस आएगा, पोस्टमैन मेल गार्ड आएगा, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट आएगा, इसके अलावा इंस्पेक्टर पोस्ट आएंगे, एलएसजी, इसके अलावा एएसपी और एचएसजी आएगा। तो कहने का मतलब ये सभी जो डेजिग्नेशन मैं बता रहा हूं, ये किसी भी डेजिग्नेशन में है तो आप देश के लिए सर्विस दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं एपीएस में जाके। वहां पर कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ सख्त नियम का पालन करना पड़ेगा। और जब भी आप बतौर पोस्टल कर्मचारी एक बार एपीएस में चले जाते हैं तो आपको वहां पर दूसरे डेजिग्नेशन के नाम से जाना जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं, काफी दिनों से मेरे पास इसके रिगार्डिंग मैसेज आ रहे थे कि सर जीडीएस आप एपीएस में जा सकता है, इसके अलावा जा सकता है कि नहीं जा सकता, इसके अलावा जो आपके एमटीएस हैं, इसके अलावा पोस्टमैन है, पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, आईपी है, तो कौन जा सकते हैं। और जब एक बार वहां पर चले जाते हैं तो उसको वहां पर कैसा ट्रीट किया जाता है। तो समझिएगा कि जो भी एमटीएस होता है, जब भी वो आर्मी पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा तो उसको सिपाही के तौर पर ट्रीट किया जाता है। मतलब जितने एमटीएस रहेंगे वहां पर सिपाही के रूप में जाने जाएंगे। ये नोट करके रख लीजिएगा, पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जो पोस्टमैन के तौर पर जाता है तो उसको नायक ट्रीट किया जाता है, पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर जाते हैं तो उसी के हिसाब से वारंट ऑफिसर ट्रीट किया जाता है, इंस्पेक्टर के तौर पर जाता है तो नायब सूबेदार, और एएसपी के तौर पर जाता है तो सूबेदार उसको ट्रीट किया जाता है। अब देखिए बहुत सारे वहां पर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जैसे आपको सिविल में सैलरी 35 से 40 हजार मिल रहा है तो 10 से 15 हजार सैलरी जो है आपको एपीएस में बढ़कर ही मिलेगा। तो ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर एनरोलमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप एक बार कर लेते हैं तो वापस आने के क्या चांसेस हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए डाक विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, सरकारी संस्थान है, जो कि आपको प्रमोशन तो देता ही है बल्कि आपको आर्मी पोस्टल ऑफिस में काम करने का मौका देता है। अब आपको वहां पर जीवन भर काम तो करना नहीं है, साफ तौर पर यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि जब भी आप जाएंगे तो वॉलंटियर के तौर पर जाएंगे। कुछ अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे कि आपको ब्रेवनेस दिखाना है, डेडिकेशन दिखाना है, आपको लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है। तो अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपको इस एनरोलमेंट में हिस्सा लेना है तो लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है, 10 फरवरी तक ये फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, कौन सा फॉर्म मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। कौन सबमिट करेगा, जो वॉलंटियर रहेगा। वॉलंटियर कौन है, वॉलंटियर एमटीएस हो गया, वॉलंटियर पोस्टमैन हो गया, वॉलंटियर आपके पोस्टल असिस्टेंट हो गए, आईपी हो गए, एएसपी हो गए। अगर वो आर्मी पोस्टल ऑफिस में जाना चाहते हैं तो उनको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अपने डिविजनल हेड। डिविजनल हेड कौन होते हैं, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं। मतलब एसपीओज को जो फॉर्म आगे बताने वाला हूं 10 फरवरी 2025 तक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि जो डिविजनल हेड उसके डिवीजन के अंतर्गत फॉर्म आएंगे वो सभी फॉर्म को कलेक्ट करके
एपीएस के रिकॉर्ड में 21 फरवरी 2025 तक भेजेगा। ओआईसी एपीएस रिकॉर्ड 21 फरवरी 2025 में भेज देगा, यह आपको नोट करना है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब सवाल यह भी दिमाग में बार बार क्रिएट होता है कि सर परीक्षा होगा या केवल हमारा सिलेक्शन डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन के तौर पर किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। मेडिकल में आप फिट आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप फिर देश के लिए सेवा दे सकते हैं। अब देखिए, जो भी ओआईसी एपीएस रिकॉर्ड रहेगा सत्यापन करेगा डॉक्यूमेंट का, और जो भी डिवीजन के हेड रहेंगे उनको इंटीमेशन जारी करेगा। जिस वॉलंटियर का डॉक्यूमेंट सही होगा 21 मार्च 2025 तक उसको इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा, सूचना जारी कर दिया जाएगा मेडिकल के स्क्रीनिंग के लिए। इसके अलावा जब एक बार वॉलंटियर को मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा तो एआरओ और जेआरओ, इसका मतलब होता है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस और जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस, मतलब आर्मी भर्ती के लिए जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस बनाए गए हैं। तो वो जो है इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे। कहने का मतलब है कि मेडिकल स्क्रीनिंग कराने का जो काम रहेगा वो एआरओ और जेआरओ का रहेगा, और अप्रैल 25 तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद जो भी कैंडिडेट या फिर मैं बोलूं कि जो भी वॉलंटियर इस मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाता है उसको एक लेटर जारी कर दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थे। अगर आप आर्मी पोस्टल सर्विस 2025 में इनरोलमेंट करना चाहते हैं, डाक विभाग के परमानेंट कर्मचारी हैं, तो सुनहरा मौका है। देखिए, देश के लिए सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको आर्मी पोस्टल सर्विस में देखने को मिलती है। सिविल से आपको 10 से 15 हजार सैलरी भी देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी एक सेना के कर्मचारी, भारतीय सेना के कर्मचारी को मिलती है, छुट्टी हो, मेडिकल हो, स्कूल का फैसिलिटी हो, हर एक चीज आपको मिलने वाला है। अब इसके बाद हम फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि आखिर सिलेक्शन का क्या प्रक्रिया होने वाला है, कौन कौन से फॉर्म आपको भरने वाले हैं। मैं आपको 5 से 6 स्टेप बताऊंगा और सारे स्टेप आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिएगा, सबसे पहला जो काम रहेगा किसी भी वॉलंटियर का, उसको एनेक्सर 1 भरना होगा। एनेक्सर 1 में भाग 1 और 2 होता है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्क्रीन पर यह फॉर्म जो आपको दिख रहा है ये एनेक्सर 1 है और इस पर 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और दोनों ही पार्ट भरकर आपको अपने डिविजनल हेड को सबमिट करना पड़ेगा। जो भी बेसिक जानकारी मांगी गई है, नाम, एम्प्लॉय आईडी, वर्तमान में क्या डेजिग्नेशन है, फादर नेम, होम एड्रेस मांगा गया है, डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बेसिक जो जानकारियां मांगी गई हैं उन जानकारियों को फिलअप करके अपने डिविजनल हेड को एनेक्सर 1 में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों को भरकर सबमिट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये तो रहा स्टेप 1 का बात। अगले स्टेप के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, फॉर्म का डेट मैंने आपको बताया है कि जो एनेक्सर 1 आप भरेंगे उसको 10 फरवरी 2025 तक अपने डिविजनल हेड को सौंप देना है। ध्यान रखिएगा, एनेक्सर 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 भर के 10 फरवरी 2025 तक डिविजनल हेड को सौंप देना है। पार्ट 3 और पार्ट 4, कहने का मतलब है कि एनेक्सर 1 में 4 पार्ट दिखाए गए हैं, तो 1 और 2 तो वॉलंटियर को फिलअप करना है और 3 और 4 जो होगा वो ब्लैंक छोड़ देना है, आगे उसको सबमिट कर देना है। जब भी डिविजनल हेड के पास ये सारे फॉर्म कर्मचारियों के आ जाएंगे तो वो एक्शन लेगा, और एक्शन लेने के बाद पार्ट 4 में कर्मचारी का जो आवेदन आएगा उसको रिकमेंड करेगा, और रिकमेंड करने के बाद 21 फरवरी 2025 तक कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट के नाम बता रहा हूं। इन डॉक्यूमेंट का ध्यान रखिएगा कि पहला तो है भाई जो
एनेक्सर 2 है, डिविजनल हेड उसे जारी करेगा। मतलब सर्टिफिकेट एनेक्सर 2 में जो दिया गया है उसको फॉर्म के साथ सबमिट करना है, अटैच करना है। लास्ट मंथ का पे स्लिप अटैच करना है। सर्विस बुक का पहला जो प्रति रहेगा, फर्स्ट पेज रहेगा, उसको भी अटैच करना है। और ये एक्शन लिया जाएगा डिविजनल हेड के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, दूसरा जो स्टेप था यहां पे खत्म हो जाता है। अगर हम अगले स्टेप के बारे में बात करें तो तीसरा स्टेप किस प्रकार से लिया जाएगा? भाई साहब, केवल मेडिकल स्क्रीनिंग होगा, किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जिस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये नोटिफिकेशन केवल और केवल डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए है जो बतौर एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, आईपी, एएसपी काम कर रहे हैं और एपीएस, आर्मी पोस्टल सर्विस में जाकर सेवा देना चाहते हैं। हर एक साल में 2 बार ये प्रक्रिया पूरी की जाती है और ये आपका पहला चरण है। आगे जो है कुछ मंथ बाद नेक्स्ट जो एनरोलमेंट है वो भी देखने को आपको मिलेगा। अब जैसे ही आवेदन प्राप्त हो जाता है, किसके द्वारा? भाई डिविजनल हेड ने एपीएस ओआईसी रिकॉर्ड में ये आवेदन भेज दिए हैं। तो स्टेप 3 में होगा ये कि जो भी एपीएस के कर्मचारी रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, जो आवेदन डिविजनल हेड के द्वारा प्राप्त हुआ है उन सारे डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेंगे और यदि कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो उसको वापस कर देंगे। रक्षा मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट यदि सही होता है तो कर्मचारी को मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए तैयार किया जाएगा। स्टेप 3 में जिस कर्मचारी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाया जाएगा, स्टेप 4 में उन सारे कर्मचारियों को डिविजनल हेड कार्य मुक्त करेंगे मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए। और यह मेडिकल स्क्रीनिंग एआरओ और जेआरओ आपके निकटतम स्थान में, मतलब जहां पे आप वर्किंग है उसके आसपास में 150-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के रेंज में जो एआरओ और जेआरओ बनाए गए हैं वहां पर अप्रैल 2025 में ये मेडिकल स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका मेडिकल स्क्रीनिंग हो जाता है और मेडिकल में आप पास हो जाते हैं तो आपको जो डिविजनल हेड है वो कार्यमुक्त कर देगा ट्रेनिंग के लिए। तो ये कुछ प्रक्रिया रहा भाई। यदि आप बतौर एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, डाक विभाग के कर्मचारी हैं और आर्मी पोस्टल सर्विस में सेवा देना चाहते हैं, 2025 में ये एनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया गया है। अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। मैंने आपको बताया कि सर्विस कितने साल के लिए रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक बार एनरोलमेंट कर लेते हैं तो एनरोलमेंट के समय आप कभी भी फॉर्म वापस ले सकते हैं। एक बार आपका अपॉइंटमेंट कर दिया गया, लेटर जारी कर दिया गया, आपके नाम में आदेश जारी कर दिया गया है, तो जब तक आपका ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हो जाता है आप उस दौरान किसी भी प्रमोशन में, जो सिविल में प्रमोशन होगा उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और उसके पहले आप सिविल में नहीं आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी था। ये एनेक्सर 1 है। एनेक्सर 1 में 3-4 पार्ट दिए गए हैं। मैंने आपको बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 को भरना है। पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो डिविजनल हेड के काम आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा एनेक्सर 2 में जो डिविजनल हेड रहेंगे सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि बतौर वॉलंटियर जब आप एक बार एपीएस में चले जाते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग रैंक से संबोधित किया जाता है, जैसे सूबेदार, नायब सूबेदार, वारंट ऑफिसर, नायक और सिपाही के तौर पर ट्रीट किया जाता है। एक और कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि एज लिमिट जो है उस कर्मचारी का 40 साल से नीचे होना चाहिए। तो इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि कर्मचारी का एज 40 साल से नीचे होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं होता है। आप एपीएस में बतौर एम्प्लॉय, बतौर पोस्टल एम्प्लॉय
सर्विस दे सकते हैं। अब ये तो प्रक्रिया की बात रही। एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो अपने डिविजनल हेड को फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा और मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए तैयार रहिएगा। डाक विभाग एक ऐसा सरकारी संस्थान जो कि आपको जीडीएस से ग्रुप बी ऑफिसर बनने का मौका देता है। कहने का मतलब है बतौर जीडीएस ज्वाइन करते हैं, प्रमोशन के सारे रास्ते आपके पास खुले रहते हैं और इन प्रमोशन में जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपकी मदद करेगा। और अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। इंतजार 2025 के परीक्षा के कैलेंडर का किया जा रहा है। तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। तैयारी इस प्रकार की करनी पड़ेगी कि एक अटेम्प्ट में आपको सिविल सर्वेंट बनना है। आपको ही पता है कि बतौर जीडीएस अभी हर एक कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है जिसका सपना है कि भाई 1 से 2 साल 3 साल बाद वो परीक्षा देकर परमानेंट कर्मचारी बन पाएगा और आगे के जो सीढ़ियां हैं उसको चढ़ पाएगा। तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी डाक विभाग लेकर आ रहा है जिसमें आपके प्रमोशन के सारे रास्ते खुले रहते हैं। अगर आप बतौर एमटीएस बन जाते हैं, मतलब एक बार परमानेंट कर्मचारी हो जाते हैं, तो आर्मी पोस्टल सर्विस में सेवा देने का मौका आपके पास होता है। तो ये सारी सुविधाओं का आपको लाभ उठाना होगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आज की वीडियो में एपीएस एनरोलमेंट 2025 के बारे में जो जानकारी आपको मैंने दिया है वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगर इस नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में बना हुआ है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स नीचे अपना प्रश्न डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर से करने का प्रयास करूंगा। और 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। उम्मीद है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जल्द ही 2025 के एलडीसी के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।